एक बार की बात है, किसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा के हाथों में बहुत जायका था, साथ ही उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मीरा खाना बनाने का ऑर्डर लेती थी। मीरा के हाथों का बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था और लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। वहीं मीरा के पड़ोस में ही बुलबुल नाम की एक लड़की रहती थी। वो भी खाना बनाने का ही काम करती थी, लेकिन उसका खाना बनाने में ज्यादा मन नहीं लगता था, जिस वजह से उसका खाना ज्यादा अच्छा नहीं बनता था। साथ ही वो खाना बनाने के बहुत ज्यादा पैसे लेती थी, इसलिए उसके पास बहुत कम लोग आते थे। और जब भी गांव में लोगों के यहाँ शादी या किसी प्रकार की पार्टी होती, तो वो सभी लोग मीरा को अपने यहाँ खाना बनाने के लिए बुलाते थे, जिससे बुलबुल को बहुत गुस्सा आता था और वो मीरा से चिढ़ती थी। फिर ऐसे ही एक दिन, मीरा, कल मेरी बेटी की शादी है। मैं चाहती हूँ कि तुम बारातियों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार करो। आप फिक्र मत करिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सारे बाराती उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। उसके बाद कुंती मीरा को एडवांस पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन मीरा सारी तैयारी करके कुंती के घर खाना बनाने के लिए पहुँच जाती है। फिर कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मीरा सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। चलो, खाना तो मैंने तैयार कर लिया, अब जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद मीरा घर में एक पंखे के सामने बैठकर सुस्ताने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बुलबुल खाने के पास आ जाती है। बुलबुल चुपके से मीरा के बनाए हुए खाने में एक अजीब सा पाउडर लाकर मिला देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब ये खाना खाते ही सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद बाराती खाना खाना शुरू कर देते हैं कि तभी, अरे ये कैसा बेकार खाना है, इसमें तो जरा सा भी स्वाद ही नहीं है। थू थू, मेरे मुंह का पूरा स्वाद बिगड़ गया। छी। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये खाना तो बहुत ही बेकार है। ऐसा लगता है ये खाना इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए तैयार किया गया है। इस तरह वहाँ मौजूद सभी बाराती खाने की बुराई करते हुए प्लेट नीचे फेंक देते हैं। अरे मीरा की बच्ची, ये तूने कैसा खाना बनाया है? सभी बाराती खाने की कितनी बुराई कर रहे हैं। ये सुनकर मीरा हैरान रह जाती है। क्या ये कैसे हो सकता है? आंटी जी, मैंने तो खाना पूरी मेहनत से बनाया है। मेरे खाने में कभी भी कोई खराबी नहीं निकलती। पता नहीं लोगों को खाना पसंद क्यों नहीं आ रहा। तभी कुंती थोड़ा सा खाना चेक करके देखती है और गंदा सा मुंह बना लेती है। अरे लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये खाना तो बहुत ही बेकार है। ऐसा बकवास खाना मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं खाया। दूसरी तरफ सभी बाराती कुंती को भला बुरा कहने लगती हैं और नाराज होकर शादी रुकवा देते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस मीरा की बच्ची की वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई। तभी वहाँ पर बुलबुल आ जाती है। कुंती आंटी, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इन बारातियों के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना तैयार कर सकती हूँ। बुलबुल की ये बात सुनकर कुंती बहुत खुश हो जाती है। हाँ बेटा, अब तू ही मेरी नाक बचा सकती है। चल, अब जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दे। उसके बाद बुलबुल फटाफट से सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। फिर सभी बाराती पेट भरकर खाना खा लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बुलबुल के भड़कावे में आकर सभी गांव वाले बेचारी मीरा की बहुत पिटाई करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग उसे पास के जंगल में ले जाते हैं
और एक बड़े से पेड़ के साथ बांध देते हैं। इस जंगल में रहने वाले जंगली जानवर इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। यही इस दुष्ट लड़की की सजा है। चलो यहाँ से। उसके बाद सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और मीरा वहीं खड़ी रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? बिना किसी गलती किए मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। इस तरह मीरा काफी देर तक रोती रहती है और रात हो जाती है। लेकिन करीब आधी रात को वहाँ एक तेज रोशनी होती है और जिस पेड़ के साथ मीरा बंधी हुई थी वो पेड़ सोने के पेड़ में बदल जाता है। ये देख मीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है? ये पेड़ तो सोने का बन गया है। हाँ बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। आधी रात के बाद मैं सोने का पेड़ बन जाता हूँ। लेकिन बेटी, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा गया है? अरे रुको। फिर जादुई पेड़ मीरा की रस्सियाँ गायब करके उसे आजाद कर देता है। उसके बाद मीरा रोते हुए जादुई पेड़ को अपनी आप बीती बता देती है। मीरा की बातें सुनकर जादुई पेड़ उसके सामने एक सुंदर सी साड़ी प्रकट कर देता है। बेटी, तुम इस साड़ी को पहन लो। ये तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर देगी। उसके बाद जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा करके मीरा उस सुंदर सी साड़ी को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। फिर अगले दिन जब मीरा उस सुंदर सी साड़ी को पहनती है तो अचानक वो साड़ी मीरा को हवा में उड़ाने लगती है और उसे हवा में उड़ाते हुए बुलबुल के घर पर ले जाती है। अरे जादुई साड़ी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गई हो? मीरा, बुलबुल ने ही चालबाजी करके तुम्हें गांव वालों से मार खिलवाई थी, इसीलिए मैं इसे सबक सिखाने आई हूँ। उसके बाद वो जादुई साड़ी वहाँ एक मोटी सी रस्सी फेंक कर बुलबुल को जकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए गांव के चौराहे पर ले जाती है। देखते ही देखते वहाँ सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जादुई साड़ी बुलबुल के ऊपर बर्फ के पत्थरों की बारिश कर देती है। अरे मर गई रे, मेरा शरीर तो जम गया। अरे बचाओ मुझे, बचाओ। फिर जादुई साड़ी के धमकाने पर बुलबुल गांव वालों को सारी सच्चाई बता देती है कि मीरा को परेशान करने के लिए उसने क्या क्या चालें चली थी। इस दुष्ट लड़की की वजह से बेचारी मीरा पर हमने बहुत अत्याचार किया है। चलो अब इसे जरा सबक सिखाते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर बुलबुल की खूब पिटाई करते हैं और हमेशा के लिए उसे गांव से भगा देते हैं। उस दिन के बाद से मीरा के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। सदियों पुरानी बात है। एक गांव में सुनैना अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुनैना का परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। सुनैना के माता पिता सुनैना को किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होने देते थे और वो पूरे परिवार के साथ हमेशा वीकेंड पर घूमने जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुनैना अपने माता पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है। लेकिन तभी रेस्टोरेंट में अचानक से आग लग जाती है और सभी लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। आग लगने की वजह से सब लोग इधर उधर हो जाते हैं और सुनैना भी अपने माता पिता से बिछड़ जाती है। सुनैना के माता पिता की उस रेस्टोरेंट में जल जाने से मौत हो जाती है। बेचारी सुनैना को जब ये बात पता चलती है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो बहुत रोती है, क्योंकि अब बेचारी सुनैना अकेली रह जाती है। वो अनाथ हो जाती है। सुनैना को वहाँ रोता हुआ देख एक औरत चंदा उसे चुप कराती है और उससे कहती है, बेटी तुम रो मत, आज से तुम हमारी बेटी हो। आज से हम तुम्हारा ध्यान तुम्हारे माता पिता की तरह ही रखेंगे।
अब तक हमारी केवल एक ही बेटी थी, आज से तुम भी हमारी बेटी बनोगी। कुछ दिन तक सुनैना वहाँ हंसी खुशी से रहती है और चंदा की बेटी रूपा के साथ खूब खेलती है। उसे किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे चंदा सोचती है कि मेरा असल मकसद तो इस लड़की को यहाँ लाने का ये था कि मैं इससे अपने घर का सारा काम करवाया करूँगी। अगर मैं कोई नौकर रखती तो मुझे उसे पैसे देने पड़ते, लेकिन अब मैं इसे धीरे धीरे करके सभी काम सिखा दूंगी और इससे घर के सारे काम करवाया करूँगी। इस तरह चंदा के तेवर बिल्कुल ही बदल जाते हैं। सुनैना, अरे ओ सुनैना, किधर है तू? जी आंटी जी, बोलिए। दिखाई नहीं देता कि पूरा घर कितना गंदा है। अब क्या घर का सारा काम मैं अकेले ही करूँगी? नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। उसके बाद सुनैना चंदा की मदद करने लगती है। बस फिर क्या था, अब चंदा उससे रोज सारे काम करवाने लगती है। सुनैना, सारे बर्तन धो दे और फिर मेरी बेटी रूपा के लिए खाना भी बना दे। इस तरह चंदा सुनैना से घर के सारे काम करवाया करती थी और खुद पूरे दिन दोनों माँ बेटी आराम करती और मोबाइल चलाते रहती थी। अक्सर सुनैना अपने मन की शांति के लिए अपने घर के पास वाली नदी के किनारे जाकर बैठ जाया करती थी और अपना मन हल्का करने के लिए जी भर कर रोया करती थी। हे ऊपर वाले, आप इतने निर्दयी क्यों हैं? एक तो आपने मेरे माता पिता मुझसे छीन लिए और अभी आंटी मुझसे नौकरानी जैसा सलूक करती है। आखिर कब तक मुझे ये सब सहना होगा? यहाँ तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है। इससे अच्छा तो मैं अपने माता पिता के साथ जलकर मर ही जाती। तभी वो नदी बोल पड़ती है। नहीं बेटी, ऐसा नहीं बोलते। ये आवाज सुनकर सुनैना बहुत हैरान हो जाती है। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और वो बहुत डर जाती है। फिर वो अपने घर की तरफ भागने लगती है कि तभी नदी से दोबारा आवाज आती है। सुनैना, मैं बोल रही हूँ बेटा, मैं नदी हूँ। क्या नदी? नदी को बोलता हुआ देखकर वो घबरा जाती है। अरे अरे डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक जादुई नदी हूँ सुनैना, यहाँ आओ। नदी की ये सारी बातें सुनकर सुनैना उस नदी के पास जाती है। तभी नदी सुनैना से कहती है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं, मेरा वैसे भी कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, तुम्हें जब भी कोई भी बात करनी होगी तो तुम यहाँ मेरे पास चली आना, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और अब मैं एक आंटी के साथ रहती हूँ। वो बहुत बुरी है, वो मुझसे घर के सारे काम करवाती है और मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं देती। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बस इतनी सी बात। सुनैना की ये बात सुनकर नदी ने अपना जादू किया और उसके सामने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लाकर रख दिए, जिसमें बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान थे। अरे बाप रे, इतने सारे पकवान, इतना सारा खाना! खाओ खाओ, जी भर के खाओ सुनैना। उस दिन के बाद से अब सुनैना जब भी दुखी होती या उसका किसी से भी बात करने का मन होता तो वो नदी के पास बैठने चली जाया करती थी और उससे ढेर सारी बातें करती। सुनैना घर के सभी काम खुशी खुशी से करने लगती है और सभी काम खत्म करने के बाद नदी से बातें करने चली जाती और ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। सुनैना अब बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। एक दिन सुनैना नदी के पास बैठी होती है कि तभी उसे उस आंटी की आवाज आती है। सुनैना, अरे ओ सुनैना। अरे जादुई नदी, मैं जा रही हूँ, आंटी मुझे बुला रही हैं, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। कहाँ मर जाती है तू? रोज रोज तुझे चिल्ला चिल्ला कर बुलाना पड़ता है। वो आंटी जी बस यही बाहर वाली नदी के पास बैठी हुई थी।
सारे काम हो गए क्या? हाँ, सब काम खत्म कर दिए हैं मैंने। सुन, रूपा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं कल। माँ, आपको पता है मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया है। मैं उसी से शादी करूँगी। हाँ बेटी, कल आ रहे हैं ना वो लोग तो तुम्हें देखते ही खुश हो जाएंगे। हाँ सुन, तू घर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो तू घर की अच्छे से सफाई कर दे। और अरे माँ, ये तो बताओ कि मैं कल कौन सी ड्रेस पहनूं? बेटा, वो सब अभी डिसाइड कर लेंगे हम लोग। हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं कहा दी, तो तू सारे घर की सजावट भी कर देना। लेकिन माँ, अगर मैं उन्हें नहीं पसंद आई तो? ओहो, अरे बेटा, तुम अपनी माँ पर गई हो, वो लोग तुम्हें देखते ही पसंद कर लेंगे। हाँ महारानी, सुन, कल सभी मेहमानों का खाना भी तुझे ही बनाना है, समझी? पर माँ। नहीं, एक काम कर, ले तू ही बोल ले। बार बार डिस्टर्ब कर रही है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। सॉरी मॉम। अरे महारानी, ये दांत क्या दिखा रही है? जा कर सारे काम कर। ठीक है आंटी जी, मैं सभी काम कर दूंगी। सुनैना पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देती है और साफ सफाई करने के बाद वो घर की सजावट भी करती है। ये सारे काम करते करते बहुत रात हो जाती है। सुनैना 2 घंटे के लिए सो जाती है और सुबह जल्दी उठकर बाजार से सामान लेने के लिए चली जाती है। सुनैना खाना बनाने के लिए ढेर सारा सामान बाजार से लेकर आ जाती है और अकेले ही सबके लिए खाना बनाती है। सब कुछ तैयार हो गया है आंटी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आंटी, आज घर में गेस्ट आ रहे हैं। अगर रूपा के कुछ कपड़े हो तो आप मुझे पहनने के लिए दे दो ना। मेरे कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं और फट भी गए हैं। सुनैना रूपा से ज्यादा सुंदर थी। चंदा जानती थी कि अगर सबके सामने वो गई तो वो लोग सुनैना को ही पसंद कर लेंगे। ये सोचकर वो कहती है, कोई जरूरत नहीं है तुझे बाहर आने की। बाहर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो अपने ये फटे पुराने कपड़े पहनकर बाहर मत आ जाना। मेरी भी तो बहन है ना, मैं भी उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ माँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बाहर आने की हिम्मत भी मत करना, समझी तू? सुनैना उदास होकर नदी के पास चली जाती है और सारी बातें नदी को बता देती है। तुम्हें अपने रिश्तेदारों के सामने जाना है ना? हाँ, जाना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। अच्छा, तो तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। फिर सुनैना जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, उसके सामने नदी एक जादू करती है और सुनैना के फटे पुराने कपड़े एक सुंदर सी लाल साड़ी में बदल जाते हैं। जैसे ही सुनैना अपनी आंखें खोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी लग रही है। हाँ, अब तुम इसे पहनकर अपने रिश्तेदारों के सामने जा सकती हो और उनसे बातें भी कर सकती हो। और हाँ, ये एक जादुई लाल साड़ी है, ये तुम्हारी सभी इच्छा को पूरी करेगी। ये सुनकर सुनैना बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सुनैना वो सुंदर सी लाल साड़ी पहनकर सभी रिश्तेदारों के सामने आ जाती है। सुनैना को देखकर सभी उसकी तरफ उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे वाह, ये कितनी सुंदर लग रही है। कौन है ये? यहाँ रूपा को देखने आया लड़का वो भी सुनैना को ही पसंद कर लेता है। एक ही नजर में वो सुनैना का दीवाना हो जाता है और वो सबके सामने सुनैना को प्रपोज करता है। तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे। ये सब देखकर चंदा और उसकी बेटी रूपा जल जाती है। वो लड़का सुनैना से आज ही शादी करके उसको अपने साथ अपने घर ले जाने को कहता है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, चलिए। फिर सुनैना उस लड़के को अपने साथ जादुई नदी के पास लेकर जाती है। हे जादुई नदी, हम दोनों को एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार हो गया है।
अब हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। आप हमें अपना आशीर्वाद दो। तुम दोनों सदा खुश रहो। पूतो फलो, मेरी सभी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जाते जाते तुम मेरी इस नदी से थोड़ा सा पानी ले जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी। उसके बाद सुनैना नदी से थोड़ा सा पानी लेकर नदी को अलविदा कह देती है। फिर वो दोनों हंसी खुशी से शादी कर लेती हैं और सुनैना पूरब के साथ अपने ससुराल चली जाती है और अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से अपने पति पूरब के साथ बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में रानी परी अपनी बेटी किरण के साथ रहती थी। वैसे तो किरण एक बहुत ही अच्छे दिल की लड़की थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी, लेकिन उसमें एक कमी थी क्योंकि वो बहुत ही सांवली थी, जिसकी वजह से बाकी सभी परियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। रानी परी ने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर कोई भी जादू काम नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन वो पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए जाती है और वो पृथ्वी लोक पर घूम रही होती है कि तभी उसे रवि नाम का एक खूबसूरत लड़का दिखाई देता है और उसे पहली ही नजर में रवि से प्यार हो जाता है। फिर वो रवि के पास जाती है और उससे बोलती है, हाय, मेरा नाम किरण है और मुझे पहली ही नजर में आपसे प्यार हो गया है। क्या आप मुझसे शादी करोगे? हेलो, मेरा नाम रवि है, लेकिन मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। और आप रहती कहाँ हैं? मैं यही पड़ोस के गांव में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मेरी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन मेरे काले रंग की वजह से कोई भी लड़का मुझसे शादी ही नहीं करता। प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए। अच्छा ठीक है, वैसे तो आप बहुत खूबसूरत हैं और आपके इस काले रंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर रवि ने किरण परी से खुशी खुशी शादी कर ली। उसके बाद किरण परी अपनी माँ को वो सारी बात आकर बता देती है। पर बेटा, तुमने शादी क्यों कर ली, वो भी पृथ्वी लोक पर, और मुझे कुछ बताया भी नहीं। माँ, मैं क्या करती माँ, परीलोक की सभी परियों की बातों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं रवि से शादी करके उनके साथ हंसी खुशी पृथ्वी लोक पर ही रहूंगी। और वो बहुत अच्छे हैं माँ, और उन्हें मेरे काले रंग से कोई भी दिक्कत नहीं है माँ। वो तो ठीक है बेटा, पर क्या तुम्हें पता नहीं कि परीलोक का नियम है कि अगर कोई परी पृथ्वी लोक के इंसान से शादी करेगी तो उन्हें अपनी सारी जादुई शक्तियाँ वापस देनी पड़ेंगी और वो एक साधारण इंसान बन जाएंगी। कोई बात नहीं माँ, आप मेरी सारी जादुई शक्तियाँ वापस ले लीजिए और मुझे एक साधारण इंसान के रूप में बदल दीजिए। उसके बाद रानी परी किरण परी की सारी जादुई शक्तियाँ वापस ले लेती हैं और उसे एक साधारण इंसान बना देती हैं। फिर किरण परी अपनी माँ से विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ भी किरण परी के काले रंग की वजह से उसकी सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और अपनी बड़ी बहू को बहुत मानती थी क्योंकि उसका रंग साफ था और वो गोरी थी। अरे ओ कलमुही किरण, कहाँ मर गई और कितना देर लगाएगी एक कप चाय लाने में? ये लीजिए माँ जी चाय। तेरे हाथ से तो ये चाय पीने में भी डर लगता है, कहीं तेरा ये काला रंग मेरे ऊपर न चढ़ जाए। जब कभी भी किरण का अपनी सास से आमना सामना होता तो हर बार उससे अपने काले रंग पर ताना सुनना पड़ता, जिस वजह से बेचारी किरण बहुत दुखी रहती थी। पर किरण ने कभी भी पलटकर अपनी सास को जवाब नहीं दिया। एक दिन उसकी सास किरण से बोलती है, सुन छोटी बहू, गांव से मेरी सहेलियां आएंगी, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना, समझ गई ना? ठीक है माँ जी।
बड़ी बहू, तुम बहुत अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें देखकर वो सब बहुत खुश होंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। फिर कुछ ही देर में उनकी सास की सहेलियां घर पहुंचती हैं। उनकी सहेलियां बढ़िया बढ़िया खाना देखकर बोलती हैं, अरे वाह रेखा, तेरी छोटी बहू तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है। अरे छोड़ो, खाना बनाने में ऐसा क्या है, कोई भी बना लेगा। मैं अपनी बड़ी बहू से मिलाती हूँ तुम्हें, कितनी गोरी और सुंदर है वो। हाँ, अरे बड़ी बहू, जरा बाहर तो आना। फिर बड़ी बहू बाहर आती है। नमस्ते। अरे वाह, बड़ी बहू तो बहुत ही गोरी है। कुछ काम काज भी जानती है या नहीं? ऐसा लग रहा है कि रेखा छोटी बहू को घर का काम कराने और बड़ी बहू को रानी बनाने के लिए लाई है। ये सब सुनकर किरण परी को बहुत दुख होता है, लेकिन किरण इस बारे में रवि को कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि रवि अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। पर उसकी माँ के ताने दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे, जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। एक दिन किरण रसोई में काम कर रही थी कि तभी वहाँ पर बड़ी बहू भी आ गई। बड़ी बहू किरण को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। सुनो, मेरे लिए फटाफट बिरयानी बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में बना दूंगी। ये सुनकर बड़ी बहू जानबूझकर रोने का नाटक करते हुए किचन से बाहर निकल गई और झूठ मूठकर अपनी सास से किरण की शिकायत कर देती है। माँ जी, मुझे भूख लग रही थी। मैंने किरण से कहा कि मेरे लिए बिरयानी बना दो, तो उसने साफ मना कर दिया और मुझसे कहा कि आप पूरे दिन बस बैठकर मेकअप ही करते रहती हो। अगर बिरयानी खानी है तो खुद ही बना लो। इतना बोलकर बड़ी बहू जानबूझकर जोर जोर से रोने लगती है। ये सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से किरण को बोलती है, अरे ओ कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बड़ी बहू को रुलाने की? तुझे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। उसकी सास किरण के बाल पकड़कर धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती है और किरण रोते हुए वहाँ से चली जाती है और पास वाले जंगल में बैठकर रोने लगती है कि तभी उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ रानी परी उसके सामने आ जाती हैं और उससे पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो और तुमने अपनी ये कैसी हालत बना ली है? किरण परी अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। इसी वजह से तुमने परी लोग को छोड़ दिया, लेकिन यहाँ भी लोग तुम्हें चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। लेकिन अब तुम चिंता मत करो मेरी बच्ची, मैंने बहुत सारी कोशिशों के बाद इसका हल ढूंढ निकाला है। उसके बाद रानी परी वहाँ पर एक जादुई लिपस्टिक प्रकट करती है। बेटा, ये एक जादुई लिपस्टिक है, इसे लगाते ही तुम बहुत ही गोरी और खूबसूरत हो जाओगी। फिर कोई भी तुम्हारा मजाक कभी नहीं उड़ाएगा और तुम्हारी जादुई शक्तियाँ भी तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी और तुम फिर से एक परी बन जाओगी। फिर किरण परी जैसे ही उस जादुई लिपस्टिक को लगाती है कि तभी वो बहुत ही सुंदर हो जाती है और उसकी सारी जादुई शक्तियाँ भी वापस आ जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आपने मेरी सारी मुसीबत ही दूर कर दी। चलो बेटा, अब तुम वापस अपने परीलोक चलो, ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी बेटा। चलो, वापस चलो। नहीं माँ, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ और अब तो आपने मुझे इतना सुंदर बना दिया है। अब आप देखना माँ, सब लोग मुझसे कितना प्यार करेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अब मैं चलती हूँ।
लेकिन अपना अच्छे से ख्याल रखना बेटा। हाँ माँ, आप मेरी चिंता मत करें, बस आप अपना अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती हैं। वहीं उसके घर में अचानक उसकी सास की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता। बड़ी बहू तो हमेशा अपने मेकअप में ही लगी रहती है। रेखा को अपनी छोटी बहू की बहुत याद आती है। अब वो बहुत पछताती है। तभी किरण खुशी खुशी अपने घर वापस आती है। जैसे ही उसकी सास उसे देखती है, वो चौंक जाती है और कहती है, अरे इतनी सुंदर लड़की, तुम कौन हो बेटा? माँ जी, मैं किरण हूँ, पहचाना नहीं आपने मुझे? क्या किरण, तुम्हारा काला रंग कहाँ गया और तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? किरण अपनी सास को सारी बातें बताती है। सास को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो किरण को बहुत प्यार करती है। जब किरण को पता लगता है कि माँ जी की तबीयत खराब है, तो वो अपनी सास की सेवा में लग जाती है और दिन रात उसकी सेवा करती है। ये सब देखकर उसकी सास को खुद पर बहुत शर्म आती है और उसकी सास किरण से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बहू, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मैंने तुम्हें इतना ताना मारा और तुम्हें इतना परेशान किया, इसके बावजूद भी तुम मेरी इतनी देखभाल कर रही हो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे आपकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा। आप मुझसे माफी मत मांगिए। ये सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी छोटी बहू को गले से लगा लेती हैं। इसके बाद वो अपनी छोटी बहू और बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।